नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन को लगेगा 1 लाख करोड़ का झटका। दिल्ली के व्यापारियों ने कर ली है इसकी तैयारी। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के आगमन से पहले अयोध्या में एसपीजी ने डाला डेरा, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे रेडार पर। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि 17 लाख दिए, 600 किलो फूल, 36 घंटों पर सजावट, भव्य दीपोत्सव के लिए तैयार हो रहा है अयोध्या। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिसंबर में ताइवान पर अटैक कर सकता है ड्रैगन। पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूक्रेन युद्ध से जान छुड़ाना चाहते हैं पुतिन, नरम पड़ चुके हैं तेवर, बातचीत को है बेताब, दोस्त ने किया बड़ा दावा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, और अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लाल बटन को दबा के कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चीन को लगेगा 1 लाख करोड़ का झटका। दिल्ली के व्यापारियों ने कर ली है इसकी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, हर बार दिवाली का त्योहार आते ही मेड इन चाइना प्रोडक्ट को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। कई संगठन चीन के बने उत्पाद, खासकर झालर, पटाखे, सजावट सामान, दिया और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बहिष्कार का आह्वान भी करते हैं, लेकिन दिल्ली के सबसे बड़े व्यापारी संगठन सीटीआई ने चीनी सामान को प्रोत्साहन नहीं देने का फैसला ले लिया है। सीटीआई के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल के मुताबिक चीन की गलवान घाटी में की गई हरकत और कोरोना के प्रसार के बाद वहां के बने प्रोडक्ट में लोगों का रुझान खत्म हो गया है। नहीं तो अब तक बिजली वाले झालर, पटाखे, मूर्तियां और दिए तक चीन से लेकर भारत के बाजारों में बेचे जा रहे थे, लेकिन इस बार दिल्ली के 100 से अधिक बाजारों के एसोसिएशन से बात की और चीन के बने सामान को कम से कम बेचने का निवेदन किया गया, जिसके बाद इस साल उम्मीद है कि नवरात्रि से लेकर दिवाली तक में दिल्ली के चीन की जगह स्वदेशी उत्पादों की बिक्री 1 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के आगमन से पहले अयोध्या में एसपीजी ने डाला डेरा, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे रेडार पर। जी हां दोस्तों, दीपोत्सव 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जिला प्रशासन ही नहीं, उत्तर प्रदेश शासन के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है, और ऐसी स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था के हर मोर्चे पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। और यहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो के रेडार पर मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारे सभी हैं, और यही कारण है कि संबंधित थानों के प्रभारी निरीक्षकों के साथ एसपीजी के इंटेलिजेंस के जवान स्वयं रैकी कर रहे हैं, और इसके पहले एसपीजी कमांडो ने सभी स्तर की रैकी की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या में 17 लाख दिए, 600 किलो फूल और भव्य दीपोत्सव के लिए तैयार है अयोध्या। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार में इस बार की अयोध्या दीपोत्सव भव्य होने जा रही है, क्योंकि इस बार अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद होंगे। दीपोत्सव को लेकर श्री राम जन्मभूमि और भगवान रामलला का जन्मस्थान इस बार अप्रतिम सौंदर्य की छटा बिखेरेगा। दीपोत्सव के लिए श्री राम जन्मभूमि पर फूलों की विशेष सजावट की गई है। देसी के साथ विशेष विदेशी फूलों के साज सज्जा का काम किया गया है। वहीं दोस्तों, इस बार राम की पैड़ी दीपोत्सव के विश्व रिकॉर्ड के लिए तैयार है, और यहाँ 36 से अधिक घाटों पर नए रिकॉर्ड बनाने के लिए लगभग 17 लाख दिए तैयार कर दिए गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन ने तैयार की ताइवान की बर्बादी की पूरी स्क्रिप्ट, संविधान में किया संशोधन, दिसंबर में ताइवान पर अटैक कर सकता है ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, ताइवान की आज़ादी को कुचलने पर जिनपिंग की मुहर लग गई है, यानी ताइवान के साथ तो चीन का टकराव है ही, अब ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध अब चीनी संविधान में शामिल है, यानी ताइवान की स्वतंत्रता को लेकर चीन की संविधान में प्रावधान शामिल किया गया है। चीन का ये बहुत बड़ा फैसला है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीसीपी ने चीन के खिलाफ अपने संविधान में ये संशोधन किया है, और ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध अब चीनी संविधान में शामिल है। तो दोस्तों, क्या दिसंबर तक ताइवान पर अटैक कर देगा चीन? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन युद्ध से जान छुड़ाना चाहते हैं पुतिन, और इसीलिए नरम पड़ चुके हैं पुतिन के तेवर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये जो समय है वो युद्ध का समय नहीं है, यही बयान दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, और ये अब साबित भी हो रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध कुछ दिनों में अपने 8 महीने पूरे कर लेगा, और रूसी सेना को लग रहे एक के बाद एक झटकों के बीच रूस के रक्षा मंत्री ने अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ वार्ता की है, और ये दुर्लभ बातचीत इस बात का संकेत देती है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन युद्ध पर सख्त रुख अब नरमी की तरफ बढ़ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे
तुर्की की राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन ने शुक्रवार को कहा कि पुतिन पहले की तुलना में अधिक नरम और यूक्रेन के साथ बातचीत को लेकर अधिक तैयार दिखाई दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 6 दिनों के दौरे पर गुजरात पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह विकास कार्यों का करेंगे शुभारंभ। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। उससे पहले ही राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बढ़े हुए सियासी पारे को चरम तक पहुंचाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंचे। और दोस्तों, गुजरात में अगले महीने चुनाव होने वाला है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में अमित शाह की गुजरात यात्रा की सियासी अहमियत काफी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होगी। वहीं 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात जाने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के 6 दिवसीय दौरे पर हैं और शाह परिवार के साथ दिवाली का त्योहार यहीं मनाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली की हवा में तेजी से घुल सकता है जहर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में 22 अक्टूबर के बाद तेजी से प्रदूषण बढ़ सकता है। इसको लेकर सरकार ने अभी से एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि पराली जलाने से दिल्ली में केवल 3-4% का ही प्रदूषण होता है। केंद्र सरकार के पर्यावरण डेटा निगरानी मंच सफर के अनुसार पराली जलाने से जो धुआं उठ रहा है उससे 17 अक्टूबर को दिल्ली के PM 2.5 स्तर में करीब 3% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि 20 और 31 अक्टूबर के बीच इस स्तर में गिरावट देखने को मिली और ये घटकर 3 से 2% के बीच आ गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के सीनियर प्रोग्राम मैनेजर विवेक चट्टोपाध्याय ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली से उठने वाले धुएं का योगदान कम है। अभी ये केवल 3-4% ही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रदेश में आरक्षण पर बड़ी खबर। 15 नए वर्ग जम्मू कश्मीर में सामाजिक जाति सूची में शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आरक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश में 15 वर्गों को दिवाली का विशेष तोहफा दिया है। उपराज्यपाल सिन्हा ने जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 के तहत 15 नए वर्गों को सामाजिक जाति सूची में शामिल करने को लेकर अधिसूचना जारी की है। बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार के आरक्षण नियमों के तहत सरकारी नौकरियों में सामाजिक जातियों को 4% आरक्षण है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल में भाजपा का मिशन रिपीट होना तय, संजय टंडन का बयान। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शीर्ष की ओर देश अग्रसर है और विश्व शक्ति बनकर उभरा है भारत। विधानसभा चुनाव में भाजपा बड़ी जीत दर्ज करेगी और मिशन रिपीट तय है। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने मंडी प्रवास के दौरान ये बात कही और दावा किया कि केवल भाजपा ही एकमात्र राजनीतिक दल है जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों के बेहतर समन्वय से हिमाचल देश भर के शीर्ष राज्यों में स्थापित हुआ है और कई क्षेत्रों में अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे ताकतवर नेता के रूप में स्थापित हुए हैं और देश की एक अलग पहचान विश्व पटल पर बनी है। केंद्र सरकार की प्रभावी विदेश और रक्षा नीतियों के कारण भारत विश्व का सबसे प्रभावित करने वाला राष्ट्र बना है। और उन्होंने कहा कि सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में केंद्र और प्रदेश सरकार का कार्य प्रशंसनीय है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा का बहुत ही मजबूत संगठनात्मक ढांचा है और विधानसभा चुनावों में पार्टी एकजुटता के साथ बड़ी जीत दर्ज कर पुनः सरकार बनाएगी और बार बार सरकार बदलने के रिवाज को बदल देगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन में सियासी ड्रामा। शी जिनपिंग के बगल में बैठे पूर्व राष्ट्रपति को सरेआम पकड़ के मीटिंग से निकाला बाहर। जी हाँ दोस्तों, चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक सप्ताह से जारी महासम्मेलन पार्टी की केंद्रीय समिति के चुनाव और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को और अधिकार देने के लिए अपने संविधान में बदलाव सहित कई प्रस्तावों को पारित करने के साथ ही शनिवार को संपन्न हो गया। लेकिन इस दौरान एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें शी जिनपिंग से पहले चीन के राष्ट्रपति रहे हु जिनताओ को महासम्मेलन से हाथ पकड़कर बाहर कर दिया गया। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में एक चश्मदीद के हवाले से लिखा है कि बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में महासम्मेलन के दौरान 79 वर्षीय हु शी जिनपिंग के बगल में बैठे थे और तभी एडिटोरियम में 2 लोग आते हैं और उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले जाते हैं। हु थोड़े अस्थिर दिखे। महासम्मेलन की ओपनिंग सेरेमनी में उसी मंच पर उन्हें सहारा देकर लाया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि जबरदस्ती हाथ पकड़कर पूर्व राष्ट्रपति को निकाला गया। शी जिनपिंग के सामने ये कार्रवाई हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सदस्यता हो गई है रद्द, जिसके बाद पाकिस्तान में जबरदस्त तनाव। इलेक्शन कमीशन के बाहर चल रही है फायरिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है और ये फैसला आने के तुरंत
बाद चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर किसी ने फायरिंग कर दी। ये नहीं पता चल सका कि फायरिंग किसने की है। फायरिंग से जानमाल के नुकसान की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को ब्लॉक कर दिया गया है। इमरान खान के समर्थक इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के पास इकबाल टाउन में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे देखते हुए उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। दोस्तों, दरअसल आयोग ने तोशाखाना मामले में इमरान खान को दोषी ठहराया है, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ से चीन को दी चुनौती, सीमावर्ती क्षेत्र का हर गांव भारत के लिए महत्वपूर्ण। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्रप्रयाग जिले के बद्रीनाथ में भारतीय सीमा के आखिरी गांव माड़ा से चीन को चुनौती दी है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल पहल को बढ़ावा देने के लिए बद्रीनाथ धाम समेत 4 धाम की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की। चीन की सीमा से लगे आखिरी गांव बद्रीनाथ के माड़ा में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं देश के सभी पर्यटकों से अपील करता हूं कि वो अपने यात्रा बजट का कम से कम 5% स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर खर्च करें और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र का प्रत्येक गांव भारत के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इससे पहले भी उन्होंने विभिन्न अवसरों पर भारतीयों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की थी। दोस्तों, क्या आप भी इस दिवाली चीन का करेंगे बहिष्कार? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीमा पर आतंक के खिलाफ एकजुट हो इंटरपोल, और यहाँ पर गृह मंत्री ने दिया है ये बड़ा बयान। जी दोस्तों, उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि आतंकवाद मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन करता है। सीमा पार आतंकवाद से लड़ने के लिए सीमा पार सहयोग बहुत जरूरी है और इसे इंटरपोल सबसे अच्छा इसके लिए मंच है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इंटरपोल के 90वीं महासभा के समापन सत्र को संबोधित किया और भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है। और इस अवसर पर दुनिया भर से आए कानून प्रवर्तन अधिकारियों से गृह मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से दूसरे देशों में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने को केवल राजनीतिक समस्या नहीं माना जा सकता। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी लड़ाई दीर्घकालिक, व्यापक और टिकाऊ हो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीनी पाकिस्तान सीमा पर भारत की पैनी नजर, 1000 क्वाडकॉप्टर्स करेंगे निगरानी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारतीय सेना सीमा पर लगातार हो रहे ड्रोन्स की घुसपैठ के चलते बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है और सेना जल्द ही 1000 क्वाडकॉप्टर्स खरीदने जा रही है। इन्हें सीमा पर मुस्तैदी के लिए तैनात किया जाएगा। इन क्वाडकॉप्टर्स को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। और बता दें कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के सुरक्षा अधिकारियों से बात की थी। इस दौरान ड्रोन्स की घुसपैठ पर अहम चर्चा भी की गई थी। इस दौरान शाह ने सेना के अधिकारियों से पूछा था कि इसके लिए क्या अहम कदम उठाए जा सकते हैं। एक सेना के अधिकारी ने ये जानकारी दी है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में 1000 कॉप्टर्स के साथ एसेसरीज भी मांगी गई है और इनमें कैमरे, थर्मल सेंसर्स आदि शामिल हैं। इनकी तत्काल खरीदी की जानी है और इसकी तुरंत खरीद के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन भारत युद्ध की 60वीं बरसी पर वाराणसी में चाइनीज सामानों के बहिष्कार का ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें चीन भारत युद्ध की 60वीं बरसी के मौके पर वाराणसी में लोगों ने चीन का पुतला फूंका और इसके साथ ही चीनी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। इतना ही नहीं, भारत तिब्बत सहयोग मंच के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने वोकल फॉर लोकल के लिए लोगों से अपील भी की है और वाराणसी के BHU गेट पर दर्जनों की संख्या में भारत तिब्बत सहयोग मंच के बैनर तले जुटे प्रदर्शनकारियों ने भारी विरोध के बीच चीन का सांकेतिक पुतला आग के हवाले कर दिया। बता दें कि 60 साल पहले इसी दिन चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। इसी की बरसी मनाते हुए प्रदर्शनकारियों ने चीनी उत्पादों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बताया कि चीन द्वारा भारत पर आक्रमण की 60वीं बरसी पर चीन को यह संदेश देना चाहते हैं कि अब भारत 60 साल पहले वाला भारत नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन ने उस वक्त भारत पर आक्रमण करके जमीन हथियाने की कोशिश की थी। प्रदर्शनकारियों ने देश की जनता से अपील की है कि चाइनीज आइटम का विरोध करें और वोकल फॉर लोकल के तहत बनी चीज़ों का इस्तेमाल करें और उन्हें प्रमोट करें। आपको बता दें कि 1962 के युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा था और अब ये प्रतिक्रिया 60 साल बाद लोग वाराणसी में दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल में चुनावी सभा में भावुक हुए अनुराग ठाकुर, कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के बीच बोले, सारी उम्र आपका एहसान नहीं भूलूंगा। जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश से ही आने वाले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में वो चुनावी सभा में मौजूद थे। अनुराग ठाकुर ने अपने पहले निर्वाचन क्षेत्र सुजानपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित
संबोधित किया और इस दौरान कार्यकर्ता उनके पक्ष में जबरदस्त तरीके से नारेबाजी कर रहे थे। कार्यकर्ताओं के उत्साह और प्यार को देखकर अनुराग ठाकुर के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कई बार अपने आंसू पोंछे और इतना ही नहीं, उनका गला भी भराया था। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने सुजानपुर की जनता से भाजपा प्रत्याशी रिटायर्ड कैप्टन रंजीत सिंह को विजयी बनाने की अपील की। अपने संबोधन के दौरान अनुराग ठाकुर ने 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत और पिता प्रेम कुमार धूमल की हार का भी जिक्र किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में बीजेपी को फिर से सत्ता दिलाएंगे सीआर पाटिल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे में सत्तारूढ़ बीजेपी समेत अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। गुजरात में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में होने के कारण मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है और ऐसे में गुजरात बीजेपी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के कंधे पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। 67 साल के नेता सीआर पाटिल को जुलाई 2020 में गुजरात बीजेपी इकाई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें पीएम मोदी का खास माना जाता है। गुजरात बीजेपी के दिग्गज नेता सीआर पाटिल के नेतृत्व में बीजेपपी आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ने का दावा कर रही है। बता दें कि वर्ष 1985 में कांग्रेस को गुजरात में कुल 182 सीटों में से 149 पर जीत मिली थी। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने अपनी तरफ से 182 सीटों का लक्ष्य रखा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेड़े में बढ़ेंगे सुखोई, घातक ब्रह्मोस मिसाइल पर पूरा भरोसा। चीन की चुनौतियों से निपटने की तैयारी में इंडियन एयरफोर्स। जी हां दोस्तों, भारत अपनी सैन्य क्षमताओं और देश में ही रक्षा सामग्री उत्पादन में लगातार वृद्धि कर रहा है। अब भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में हवा से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को ले जाने की क्षमता रखने वाले सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई है। दोस्तों, भारत को इन विमानों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है और ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका और चीन के मुकाबले जबरदस्त मजबूत हथियार है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के अंतिम गांव में गूंजा मोदी मोदी का नारा। पीएम ने उत्तराखंड दौरे पर कहा मन प्रसन्न और जीवन धन्य हो गया। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाबा केदारनाथ और बद्री विशाल जी के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया है, जीवन धन्य हो गया है। पीएम मोदी बोले देश की सीमा पर हर गांव देश का पहला गांव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तराखंड दौरे में चीनी सीमा से सटे माणा गांव और बद्रीनाथ में सड़क और रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास किया और इससे पहले उन्होंने बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी किए। दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं, पहला अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा विकास के लिए हर संभव प्रयास। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर मैंने लाल किले पर एक आह्वान किया और यह आह्वान है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति का, क्योंकि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे देश को गुलामी की मानसिकता ने ऐसे जकड़ा हुआ है कि प्रगति का कुछ कार्य कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है। पीएम ने कहा कि विदेशों में वहाँ की संस्कृति से जुड़े संस्थाओं की ये लोग तारीफ करते नहीं थकते हैं, लेकिन भारत में इस प्रकार के काम को ये हे दृष्टि से देखा जाता है। आस्था के ये केंद्र सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि हमारे लिए प्राणवायु की तरह है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तबाही मचा सकता है चक्रवाती सतरंग, सोमवार से इन राज्यों में होगी भारी बारिश। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा जारी एक अलर्ट के मुताबिक उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर और दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है और इसके 22 अक्टूबर के आसपास पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। ये 23 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंच सकता है और इस कम दबाव वाले क्षेत्र के धीरे धीरे एक चक्रवाती तूफान के रूप में बदलने की पूर्ण संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि इसके बाद 25 अक्टूबर को इसके पूर्वोत्तर की ओर बढ़ने और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटों के पास पहुंचने की संभावना है। राहत की बात यह है कि आईएमडी ने अभी तक चक्रवात के कारण भारी बारिश और हवा की गति पर कोई पूर्वानुमान जारी नहीं किया है। इस चक्रवात का नाम सतरंग दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस ने निभाई है अपनी दोस्ती, पीओके को माना है भारत का हिस्सा। नक्शा देख करके बौखला गए चीन और पाकिस्तान। जी दोस्तों, रूस ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा माना है। रूसी सरकार द्वारा जारी किए गए एससीओ सदस्य देशों के नक्शे ने यह साबित कर दिया है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक जारी किए गए नक्शे में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अक्साई चीन के साथ साथ पूरे अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है।
पाकिस्तान और चीन के एससीओ के सदस्य देश होने के बावजूद मॉस्को ने एक कदम उठा लिया है और इस मानचित्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और एससीओ के भीतर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत पक्ष को मजबूत कर दिया है। और आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिकी राजदूत ने पीओके की यात्रा की थी और उन्होंने इस इलाके को आज़ाद कश्मीर कहा था, जिसके बाद अब ये खबर सामने आई है। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की मध्यस्थता से निकलेगा रूस और यूक्रेन के बीच शांति का रास्ता, बाइडेन पुतिन की हो सकती है बातचीत। जी दोस्तों, 8 महीने से जारी रूस यूक्रेन के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में दुनिया की नजरें अब 15-16 नवंबर को बाली में होने वाली G20 देशों की बैठक पर लगी है। संभावना है कि इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हो सकती है और इससे संकट के समाधान का रास्ता खुल सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इन अटकलों की कोई पुष्टि नहीं हुई है और न ही इन्हें किसी देश ने खारिज किया है। आपको बता दें कि G20 देश दुनिया की 75% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसी से जुड़े मुद्दे पर इनमें बात होती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ताइवान से युद्ध नहीं जीत सकता चीन, चेनमिंग ने कर दिया बड़ा दावा, जिससे चीन को लगी मिर्ची। जी हाँ दोस्तों, ताइवान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी चेनमिंग ने गुरुवार को कहा कि चीन ताइवान से युद्ध नहीं जीत पाएगा। अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान पर हमला किया तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और राजनयिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की 70 और कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि ताइवान मुद्दे को हल करना चीनी लोगों पर निर्भर है और चीन कभी भी बल प्रयोग के अधिकार को नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चीन और ताइवान के टक्कर में चीन को मुंह की खानी पड़ेगी? कमेंट में जरूर बताएं।